नमस्कार दोस्तों। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक आईआर इंटरनेशनल रिलेशन के लिए तत्कालिक समय में जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में घट रही घटनाएं हैं उनके विवरण और डिस्कशन करेंगे हम यहाँ पे। तो आज का जो डिस्कशन है वो आरसीईपी पर से लेकर है। उसमें हस्ताक्षर करने की बात की गई है जिसमें 16 देश थे। भारत ने 2019 नवंबर में ही आरसीईपी से बाहर हो गया है। तो जो अन्य सदस्य थे 15 वो सोच रहे थे कि हम भारत से वार्तालाप करेंगे और उनको मनाएंगे कि आरसीईपी में शामिल किया जाए, लेकिन अब बात नहीं बन पाई है। तो भारत को नज़रअंदाज करते हुए आरसीईपी पर हाल ही में हस्ताक्षर करने का योजना बना ली गई है और जल्द ही इस पर हस्ताक्षर कर लिए जाएंगे। नवंबर 2019 में जब बात चल रही थी कि आरसीईपी पर हस्ताक्षर किया जाए तो भारत में कुछ विरोध प्रदर्शन भी हुए थे ताकि जो हमारे समस्याएं हैं आरसीईपी से लेकर उनको इग्नोर न किया जाए। अब हम बात करते हैं कि आरसीईपी है क्या आखिर। तो ये एक व्यापक क्षेत्रीय आर्थिक समझौता है और इसकी औपचारिक शुरुआत जो है 2012 से की गई। इस इसका जो उद्देश्य है वो यह है कि आसियान जो देश हैं 10 और उसके जो मुक्त व्यापार समझौता किया गया है अन्य देशों के साथ, वो सब मिलकर व्यापार नियमों का उदार एवं सरल बनाएं। तो ये तो आसियान देश हो गए 10। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। जबकि ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया ये अन्य 5 देश हैं जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पहले ही कर चुके हैं अलग अलग। अभी सामूहिक रूप से करने को तैयार है। इसमें भारत भी शामिल था। भारत का भी आसियान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, लेकिन वो आरसीईपी के जरिए शामिल नहीं होना चाह रहा है। हमारे कुछ समस्याएं हैं, कुछ कंसर्न्स हैं। तो पहले हम वो देखते हैं क्यों हम ऐसा मना कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि पहला तो है कि व्यापार घाटा हमारा बढ़ जाएगा। जैसे कि हम आसियान, कोरिया, जापान के साथ हम पहले से ही व्यापार घाटे में हैं, जबकि हमारा उनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है। तो इसको लेकर हमें काफ़ी समस्याएं थी और हमने ये मुद्दा रखा भी था, जिसके कारण बात नहीं बन पाई आगे। दूसरा है एक संवेदनशील सूची। जो आरसीईपी के देश हैं वे कुछ उत्पादों को जैसे चावल, जूते और डेयरी उत्पाद एवं शहद पर आयात प्रशुल्क लगाते हैं, जिसे वे संवेदनशील सूची सेंसिटिव लिस्ट के माध्यम से वो लगातार जारी रख सकते हैं। तो ये समस्याएं हैं हमारी, क्योंकि जिस चीज़ का उत्पाद हम कर रहे हैं उसका निर्यात करना है, वो आप कह देंगे कि ये सेंसिटिव लिस्ट में है, जबकि आप जो उत्पाद कर रहे हैं वो हमारे यहाँ बेधड़क आ सकता है। तो ये समस्याएं थी। लेकिन इसका एक बड़े रूप में अगर हम देखें तो हमारी क्या क्या आपत्तियाँ थी। एक थी टैरिफ का आधार वर्ष। आरसीईपी के जितने भी मेंबर थे वे 2013 को एक आधार वर्ष के रूप में मानना चाहते थे, क्योंकि इसकी वार्तालाप जो है शुरुआती 2013 में हुई, जबकि भारत ये कह रहा था कि 2013 में नहीं बल्कि ये 2019 को आधार वर्ष माना जाए। ऐसा भारत इसलिए कर रहा था क्योंकि 2014 से कई उत्पादों को सीमा शुल्क में वृद्धि की है, और अगर जो 2013 से मान लिया जाएगा तो वो जो वृद्धि है वो कम हो जाएगी और इस आधार पर हमें काफ़ी राजस्व घाटा होगा। एक है ऑटो ट्रिगर तंत्र। इसमें क्या है कि अगर किसी उत्पाद का लगातार आयात होकर यहाँ पे डंप किया जा रहा है तो उस पर हम रोक लगा सकते हैं। और इसलिए भारत इस बात का समर्थन कर रहा था।
एक है रेचिट ऑब्लिगेशन, भारत इससे मुक्ति चाहता था। इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी उत्पाद शुल्क पर जितना टैरिफ लगाए हुए हैं उतना तो लगा रहेगा, और आप अगर वो लगातार वृद्धि हो रही है तो आप उसे बढ़ा नहीं सकते हैं या फिर उसे हटा नहीं सकते हैं। तो भारत ये चाहता था कि ऐसा ना हो, जब वो चाहे तब वो ऐसा कर सकता है। तीसरा एक था डाटा का स्थानीयकरण। तो भारत चाहता है कि जो डाटा है हमारे यहाँ का वो हमारे यहाँ ही रहे, वो कहीं और देशों में न जाने पाए, और ये सभी देशों के लिए लागू होगा। एक चौथा कारण था सेवा क्षेत्र का। भारत चाहता था कि सेवा क्षेत्र भी इस समझौते के तहत हो, जबकि आसियान और अन्य देश हैं वो ऐसा नहीं चाहते हैं। वो अपना लाभ देख रहे हैं कि सेवा क्षेत्र में चूँकि भारत मजबूत है तो उनके यहाँ उनका रोजगार चला जाएगा, इसलिए सेवा क्षेत्र को इग्नोर किया जा रहा था। और एक पांचवा है कि मूल देश का नियम। जैसे कोई उत्पाद मान लीजिए चीन में पैदा हुआ, मान लीजिए कि स्टील का उत्पादन हुआ, तो डायरेक्ट अगर भारत में आता है तो उस पर शुल्क ज़्यादा लगते हैं। लेकिन अगर वो म्यांमार के माध्यम से भारत में प्रवेश करता है तो उस पर शुल्क कम लगता है, क्योंकि भारत और म्यांमार का एग्रीमेंट है। तो यहाँ पे जो वो चाइना देश है वो मूल देश हुआ, क्योंकि स्टील का उत्पादन तो वहाँ पे हुआ। यही बात RCEP में कही गई है कि जहाँ पे चीज़ें उत्पादन की जा रही हैं उस पर हमें कठोरता से एक नियम बनाना चाहिए, ताकि अन्य देशों में वहाँ का मूल उत्पाद बनाकर न बेचा जा सके। कुछ विशेष क्षेत्र थे जिनके कारण हम RCEP में हस्ताक्षर नहीं कर पाए। एक तो डेयरी है। डेयरी उत्पाद में हम भारतीय लोग आत्मनिर्भर हैं। हम जितना उत्पादन करते हैं तकरीबन उतना खपत कर लेते हैं, कभी कभी हमारी वृद्धि भी होती है। बहरहाल हम आत्मनिर्भर हैं, लेकिन हमारे जो प्रोडक्ट है थोड़े महंगे हैं। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया ऐसे देश हैं जहाँ पर डेयरी उत्पादन एक बड़े मात्रा पर हो रहा है, और चूँकि वहाँ पे मशीनों का उपयोग किया जा रहा है इसलिए वो सस्ते होते हैं, और एक बड़े स्तर पर ये इन उत्पादों को अन्य देशों में निर्यात करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, ये दूध का पाउडर 93.4, एक सेकेंड, मक्खन का उत्पादन 94.5 एवं पनीर उत्पादन का 83.6% निर्यात किया गया है। तो इस दृष्टि से भारत को काफ़ी नुकसान हो सकता था। और यहाँ पे जो जैसे बाहर से वो सामान भारत में आते तो वो उत्पाद थोड़े सस्ते होते और इससे उसकी खपत ज़्यादा हो जाती, जबकि भारतीय उत्पाद का खपत कम होती, जिसके कारण से रोजगार की जो संभावनाएं हैं वो कम हो जाती, कुछ लोगों का रोजगार चला जाता। तो इसलिए एक डेयरी उत्पाद था जो क्षेत्र है वो एक कारण था कि RCEP में हम समझौता नहीं कर पाए। एक अन्य कारण है ऑटोमोबाइल भी बैकडोर से भारत में एंट्री कर सकता था। चीन इसमें महारत हासिल कर रखा है। एक है वस्त्र। चीन, वियतनाम, बांग्लादेश, अन्य देशों से हम वैसे ही परेशान हैं, वे लगातार हमारे यहाँ आयात कर रहे हैं। अभी RCEP के जरिए भी भारत में वस्त्रों का डंप किया जा सकता था, जिसके कारण से हमें काफ़ी नुकसान होता, घरेलू उद्योगों को भी, और काफ़ी रोजगार की हानि भी होती है हमें। एक है इस्पात। हम तो चीन से चुनौतियाँ ले ही रहे हैं, RCEP के जरिए हम और चुनौतियाँ लेते जो कि हमारे लिए नुकसानदेह था। एक और क्षेत्र है कृषि का, जिसमें चाय, काफ़ी, रबर, इलायची, काली मिर्च या अन्य बागवान उत्पाद हैं जो हमें अधिक नुकसान दे सकते थे और जिसके कारण हमें मंदी का सामना भी करना पड़ता।
तो ये कारण थे जिसके कारण से हम RCEP में समझौता नहीं कर सके और हमें बाहर आना पड़ा। तो आज का यह डिस्कशन यहीं पर हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।